नवंबर की आज की वीडियो की इस कक्षा में डेट 27/5/2020 में आपका स्वागत है। अभी आप इकोनॉमिक्स में विचरण कर रहे हैं और उत्पादन से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पालमपुर में होने वाली आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में हम आगे जानेंगे। आज सबसे पहले जिस बिंदु पर हम और आप चर्चा करने जा रहे हैं उसमें पहला बिंदु है विल द लैंड सस्टेन। तो आइए देखते हैं। लैंड एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह फिक्स्ड है प्रकृति के द्वारा। इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जमीन जो है, भूमि जो है, वह अपनी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बरकरार नहीं रख सकती है। वह अपनी क्वालिटी को सस्टेन्ड नहीं कर सकती है। ऐसी ही स्थिति पालमपुर में भी है। लेकिन पालमपुर में 60 के दशक के बाद अन्य जो वेस्ट लैंड्स पड़े हुए थे उनको कृषिगत भूमि में लाकर परिवर्तित कर उसके जोत का आकार बढ़ाया गया। ऐसी अवस्था में जहां पर एक ओर भूमि की प्रकृति फिक्स्ड है, सीमित है, वहीं पर भूमि अपनी गुणवत्ता को बरकरार नहीं रखती है। हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों के कारण उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। तो इस कारण से भूमि की गुणवत्ता में जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन उत्पादन की दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, क्योंकि इससे भूमि की गुणवत्ता के घटने के कारण उत्पादकता में कमी आती है। लेकिन भूमि की इस गुणवत्ता को हम सस्टेन कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे उपाय या मेजरमेंट्स अपना सकते हैं जिसके माध्यम से हम भूमि की इस क्वालिटी को सस्टेन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें पहला कदम उठाना चाहिए कि भूमि में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या अन्य जो केमिकल्स है उनके उपयोग को हमें सीमित करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा भूमि की जो मौलिक गुणवत्ता है वह खत्म हो जाती है। सिंचाई के साधन के रूप में जो हम ग्राउंड वाटर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, इसके लिए हमें अन्य साधनों को अपनाना चाहिए। इरिगेशन को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि इसके द्वारा मिट्टी में आने वाली सैलिनिटी जो बढ़ जाती है उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ हमें क्रॉप रोटेशन की पद्धति को अपनाना चाहिए, जिसके माध्यम से मिट्टी की मौलिक जो गुणवत्ता होती है वह बरकरार रहती है, वह खत्म नहीं हो पाती। तो इस तरह से हम उपाय करके मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं। आइए, हमारा दूसरा बिंदु है ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति। 1960 के दशक में भारत ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। कृषि के क्षेत्र में होने वाली यह अभूतपूर्व प्रगति हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानी गई।
चूंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वे हरे भरे होते हैं और यह क्रांति अर्थात परिवर्तन पेड़ पौधों की जगत यानी कृषि से संबंधित उत्पादकता में ही आई। इसलिए कृषि के क्षेत्र में होने वाले इस परिवर्तन को 1960 के दशक में हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति के कारण भारत में कृषि के हर क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन कुछ फसलों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता कायम कर सका भारत, और इसके पश्चात भारत आत्मनिर्भर होकर आज इस स्थिति में पहुंचा कि वह दूसरे देशों को भी खाद्यान्न को निर्यात कर सके, दूसरे देशों को भेज सके। लेकिन यह परिवर्तन जहां एक ओर सकारात्मक स्थिति पैदा करती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक परिस्थितियां भी पैदा करती है। तो इस तरह इसके गुण भी है अर्थात लाभ भी है, और इससे हानि अर्थात इसके दोष भी हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से होने वाला लाभ यानी एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। तो पहला यह हुआ कि इसके द्वारा पैदावार में काफी वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। दूसरा, खाद्यान्न की सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण किसानों के पास इसे बाजार में बेचने की आवश्यकता हुई, और बाजार में बेचकर किसानों के पास अपने हाथों में धन आने लगा अर्थात उनकी आय बढ़ी। तीसरा इससे लाभ यह हुआ कि लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। कृषि में ज्यादा समय तक कार्य करने की प्रणाली शुरू हुई, जिससे लोगों की बेरोजगारी में कमी आई। इसके माध्यम से मशीनों के उपयोग किए जाने के कारण, सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के कारण, हाई यील्डिंग सीड्स के यूज के कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान की, और भारत जो कभी खाद्यान्न के मामले में फिसड्डी था, यहाँ के लोगों को भूख का सामना करना पड़ता था, उसे अब इससे दो चार नहीं होना पड़ा और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन इस केमिकल के यूज के कारण, ओवर इरिगेशन के कारण, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के कारण इसके हार्मफुल प्रभाव यानी हानिकारक प्रभाव भी कृषि पर पड़ा। ओवर इरिगेशन के कारण मिट्टी की लवणता बढ़ी। ओवर इरिगेशन के कारण ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है उसमें कमी आई। एक्सेसिव केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के उपयोग के कारण मिट्टी की जो सस्टेनेबिलिटी थी वह खत्म हो गई, और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता डिग्रेडेट होती चली गई, जिससे उत्पादन पर इसका असर परिलक्षित होता चला गया। इसलिए हरित क्रांति कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव रहा, क्योंकि इसने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। अगला बिंदु हमारा है पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे हुआ है, अर्थात लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। आप जानते हैं पालमपुर में 450 परिवार है। इसमें से 1/3 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर है, जो छोटे बड़े किसानों के यहाँ काम कर अपना गुजारा करते हैं या अन्य क्रियाकलाप करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं।
80 परिवार ऐसे हैं इसके पालमपुर के जिनके पास 80% भूमि है, अर्थात ये बड़े किसान हैं और पालमपुर की अधिकांश भूमि इन्हीं के पास है। शेष जो परिवार है उनके पास 20% भूमि पालमपुर की पाई जाती है और ये छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं है। इस तरह से पालमपुर में भूमि का वितरण हुआ है। तो आज आपने देखा विल द लैंड सस्टेन। अगला आपने देखा कि लैंड की सस्टेनेबिलिटी को हम बरकरार रख सकते हैं। अगला आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे लाभ और उससे होने वाली हानि के बारे में देखा। साथ ही साथ आपने देखा कि पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे हुआ है। तो उम्मीद है कि इन सभी बिंदुओं को जो इस वीडियो में चर्चा की गई है आप समझने में समर्थ होंगे और इसके माध्यम से आप अपने विषय वस्तु के समझने के ज्ञान को भी अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। फिर अगले वीडियो में जो इस चैप्टर का अंतिम होगा उसमें हम मिलेंगे। धन्यवाद।